हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। कौमी मंजरनामे पर कल से आप सुन रहे होंगे हुकूमत के जारी करदा कौमी एहतसाब जो सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बात हो रही है। हुकूमत का इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। हुकूमत का दावा है कि ये जो नया ऑर्डिनेंस है, इससे चेयरमैन नैब के तकर्रुर में अपोजिशन के किरदार को बढ़ाया गया है और नैब के दायरा इख्तियार को महदूद किया गया है। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत विफाकी, सूबाई और मकामी जो टैक्सेशन के इशूज़ हैं, फिर विफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़िली कमेटियों के फैसले, निजी कारोबार हो, जो बैंक के मुकदमात होते हैं, इसके हवाले से नैब के दायरा इख्तियार से इनको निकाला गया है। इस हवाले से बहुत हम सुनते थे कि पहले तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जाता था ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या ताजरों की तरफ से। अब मुश्तरका मफादात काउंसिल, NFC समेत जो कई दीगर इदारे हैं, उनके जो महकमे हैं, उनके फैसले भी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होंगे। ऐसे अफराद जो पब्लिक ऑफिस होल्डर या फिर जो हुकूमती प्रोजेक्ट्स और स्कीम से मुतल्लिक नहीं हैं, उनके ओहदों के हवाले से भी पर जो मौजूदा अफराद हैं इन अहम ओहदों के ऊपर या सरकारी ओहदों पे उनसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, वो उनके मामलात भी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। तो हम आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे इस ऑर्डिनेंस के हवाले से कि क्या ये नैब के पर काट रहा है या फिर नैब के दांत मज़ीद इससे तेज़ हो जाएंगे। अपोजिशन के रिएक्शंस भरपूर आ रहे हैं और इस ऑर्डिनेंस को हुकूमत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये अपने लिए हुकूमत ने NRO दिया है और अपोजिशन नून लीग ये भी कह रही है कि वो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इस ऑर्डिनेंस को रोकने की कोशिशें करेंगे, हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की लूट मार, गंदुम चीनी, तेल चोर, अद्वियात स्कैंडल, टैक्स चोरी, इन सब के ऊपर नैब सवाल नहीं कर सकता और इसी हवाले से हुकूमत चाहती है उसको फेवर करने की कोशिश कर रही है। ये सारे मामलात हैं। मरियम नवाज़ ने भी बड़ा वाज़े किस्म का कल आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब को अपोजिशन को टारगेट करने की शर्त पर तोसी दी गई है। हुकूमत भी अपोजिशन को जवाब बहुत बराह रास्त दे रही है। आपने आगाज़ में सुना, उस्मान डार कहते हैं कि अगर कोई फरिश्ता भी चेयरमैन नैब लगा दें तो मरियम नवाज़ तब भी मुखालफत करेंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि ऑर्डिनेंस NRO नहीं है, इसमें तरमीम भी आगे जा के हो सकती है। मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी इस इंट्रोडक्शन में उन मामलात का भी कि जो हम मुख्तलिफ मराहिल में देखते हैं कि जो हुकूमती वज़रा है उनके अपने ही बयानात मैच नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है फवाद चौधरी साहब का। वो कहते हैं मैं बतौर वज़ीर आज़म का तर्जुमान ये बार बार बता दूं कि वो कोई शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नहीं होगी। तो इससे तासुर ये मिलता है कि वज़ीर आज़म साहब का ये फ़ाइनल फ़ैसला है। लेकिन दूसरी तरफ फ़रोग नसीम वो वज़ीर कानून के तौर पे आके कहते हैं कि मुशावरत हो जाएगी। फिर ये ऑर्डिनेंस अब हमारे सामने है, उसके अंदर क्या सूरत हाल इस हवाले से उस पर भी हम बात करते हैं। ये सारे इश्यूज़ हैं और इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और ये भी जिक्र कर दूं इंट्रोडक्शन में ताकि आगे जाके रह ना जाए। हुकूमत ये तासुर बार बार देने की कोशिश कर रही है कि जो मुजरिम होता है, जिस पे इल्ज़ाम होता है, उसको मुजरिम वाला जो तासुर देने की कोशिश कर रही है। आज प्रोग्राम में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और हमने दावत दी है। इस वक्त हमारे साथ हैं दो बड़ी सियासी जमातों के सीनियर कानूनदान भी, जो कानून साज भी हैं, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर बात कर सकते हैं। हमारे साथ हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब और सलीम मांडवी वाला साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे जाके हमें सेनेटर अली जफर साहब भी ज्वाइन करेंगे, हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे। मांडवी वाला साहब, आगाज़ पे आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि आपने सेनेट में कई बार इस इशू को रेस किया, नैब को वहाँ पे बुलाया गया, बहुत सारी बातचीत और बहस हुई। अब सारी डिबेट एक तरफ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर इत्तेफाक राय नहीं तो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी उसके ऊपर कोई इत्तेफाक राय करेगी अगर मुशावरत में कुछ नहीं हो सकता। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अपोजिशन का रोल तो वो कह रहे हैं बढ़ जाएगा इस हवाले से। देखिए, मैं तो ये देखता हूँ कि आपको पूरा 2021 पता था कि नैब के चेयरमैन ने 8 अक्टूबर को जाना है। आप पूरा साल इंतजार करते रहे और जो कुछ आप करना चाहते थे आप करते रहे। 2 दिन पहले उसकी रिटायरमेंट के आप ऑर्डिनेंस लाते हैं, आप अपनी मर्जी से सारी चीजें करते हैं, ऑपोजिशन से बात तक नहीं करते। ये तो बहाना है कि शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करनी।
ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भाई कि अंटिल प्रूवन गिल्टी, अंटिल सेंटेंस, यू कैन नॉट चार्ज एनी पर्सन विद एनीथिंग। तो आप ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करेंगे तो ना करें बात, ये कोई बात है? मतलब आप ये सोचें कि हैज प्राइम मिनिस्टर बिकम अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? तो ये मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं। और ये देखें, ये जितने लोग इस वक्त बात कर रहे हैं वो इसलिए सही कह रहे हैं कि ये बाकायदा एक प्लान के तहत किया गया है कि ये हमसे होना नहीं, इसको हमने हटाना नहीं चेयरमैन साहब को, और इसको किस तरीके से हम कंटिन्यू करवाएं। तो ये जितने हमारे, सॉरी टू से, हमारे भी कोलीग्स हैं और अली जफर साहब का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो आए और जरा वो अपनी जरा काबिलियत दिखाएं कि वॉज ही इवन कंसल्टेड यू नो ऑन दिस थिंग। और जिन्होंने भी ये प्लानिंग की है बैठ के और जिन्होंने ये डिजाइन बनाया है, ये सिर्फ एक आदमी को एक्सटेंशन या उसको किसी तरीके से कंटिन्यू कराने के लिए ये सारा प्लान। और आप देखें उसी ऑर्डिनेंस में इन्होंने नैब के ऑर्डिनेंस को भी अमेंड किया है ताकि जिनको खुश करना है उनको हम खुश भी कर दें ताकि लोग कुछ बोले ना। नहीं तो आप उनका ऑर्डिनेंस अलग निकालते, उनको जो भी आप करना चाह रहे थे उसी के अंदर उनको भी आपने कंटिन्यू करवाया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरा, नैब का ऑर्डिनेंस आप लेके आए, अमेंडमेंट भी एक पहले भी लेके आए थे। और मैं कब से कह रहा हूँ मैं कब से कह रहा हूँ, पिछले मुझे तो याद पड़ता है 6-8 महीने से कि आप बैठें हमारे साथ डिस्कस करें और नैब का ऑर्डिनेंस अमेंड करें। पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, लोग डरते हैं। लेकिन मानवी वाला साहब, ये बिल्कुल, मैं आती हूँ आपके पास वापस भी, और आपके जो सवालात रेज किए उसके हुकूमत की तरफ से फवाद चौधरी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन हुकूमत ये भी बात करती है कि कितने अदवार गुजरे, उनके अंदर इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। तारड़ साहब, हुकूमत का ये वाज़े बयानिया मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि जो अपने ही मुकदमे, जो खुद मुल्जिम हो वो अपना ही जज नहीं बन सकता। तो शहबाज शरीफ साहब वाला मामला तो एक तरफ रह गया, 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का भी मामला है, टेक्निकल पॉइंट्स हम बाद में उसकी तरफ जाएंगे। अब आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक क्या इस ऑर्डिनेंस के बाद बिल्कुल एड्रेस नहीं होते? तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा हुआ है, एड्रेस कहाँ पे हुए हैं? ये तो एक शर्मनाक मूव है गवर्नमेंट के पार्ट पे। जैसे मांडवी वाला साहब ने कहा कि ना सिर्फ ये 1 साल पहले से इन्हें मालूम है कि 8 अक्टूबर 2021 में जावेद इकबाल साहब की रिटायरमेंट है और ये टेन्योर जो है वो एक्सटेंडेबल नहीं है सेक्शन 6 के तहत, तो उसे लेके बैठे रहे। मोर सो पिछले 1 साल से फारूक नाइक साहब जो कि हमारे सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका मुसवदा पड़ा हुआ है स्टैंडिंग कमेटी से क्लियर होके, उसको टेकअप नहीं किया जा रहा। और कई दफा मीटिंग्स हुई, कमेटीज बनी कि जी इसमें इतना ज्यादा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कभी ये पिछली दफा आपको याद है, एक दफा ऑर्डिनेंस लेके आए थे, फिर वो लैप्स कर गया जिसमें इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को और जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के हवाले से कुछ अमेंडमेंट्स की थी। इस दफा तो हद कर दी ना, हद इस तरह कर दी कि चेयरमैन की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ऑर्डिनेंस ला के उनको बिठा दिया कि वो कंटिन्यू करें। साथ में एनआरओ दे दिया। ये जो पेंडोरा लीक्स में 5 मिनिस्टर्स आए थे, ये चीजें बज़ाहिर दिखने में आसान लग रही हैं लेकिन ये इतने भोले तो नहीं हैं। ये जो तरामीम डाली गई हैं उसके साथ कि ये इस तरह से जो कंपनीज के मैटर्स हैं, कंपनीज डिक्लेयर ना करना, टैक्स के मामलात हैं, टैक्स चोरी के फला वो सारे नैब के प्रीव्यू से निकल जाएंगे। मुखालफीन तो रगड़ लिया है, आप उसको निकालेंगे और साथ को कैबिनेट को एक इम्यूनिटी दे दी कि वो जो चाहे करे, नैब उनको नहीं पूछेगी। ठीक है, सरकारी मुलाजमीन को, कारोबारी तबके को दी, वो हमारा भी मुतालबा है। वो कल को जब ये बिल की सूरत में बैठेंगे हम उस पर अच्छी मुस्बत राय देंगे। साथ में ये कर दिया, जो सबसे बड़ा जुल्म किया, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो अदलिया से लेके वो इख्तियार दे दिया एग्जीक्यूटिव को, और वो सरीहन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। तो ये सारा पैकेज जो है ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। और तकलीफ दे बात ये है कि पार्लियामान की मौजूदगी में बैकडोर से ऑर्डिनेंस ला के पार्लियामान की बेतौकीरी की गई है, उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन की गई है। आर्टिकल 89 में ऑर्डिनेंस लाने के लिए 18वीं तरमीम के बाद ये बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि जब पार्लियामेंट मौजूद नहीं या वो सेशन में नहीं और अर्जेंसी इतनी शदीद है, जैसे कोविड आया था
तो एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया कि जी आप प्राइसेस को कंट्रोल में रखेंगे। आपको याद होगा मास्क जो है वो मिलने लग पड़े थे 100 रुपए में, जो 3 रुपए का मास्क था। ये वो जैसे खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, आप उसको मैनेज करने के लिए 144 नहीं लगा सकते, कुछ और चीजें हैं लॉ एंड ऑर्डर को करने के लिए, ट्रांसपोर्ट बंद करनी, फला कर। तो ये चीज जो पिछले 1.5 साल से 1 साल से पता था कि ये होनी है, इसको पार्लियामान में लाने की बजाय बैकडोर से करना और कहना कि अब मुशावरत कर लेंगे, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज एक्चुअली अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बड़ी तकलीफ दिस चीज है ये। आपके बिल्कुल, आप लोगों ने इसको बाकायदा तौर पे, मैं जानना चाहूंगी कि अब आप लोग फिर करेंगे क्या इसके रद्द अमल में, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे हुकूमत की तरफ से भी हो, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में बात हो रही है कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से और चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी, जो कि इस वक्त अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हुकूमत ये तो हर हाल में करना चाह रही है। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी, जो कि हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। अपोजिशन ये बात कह रही है कि हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए सिर्फ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब के ओहदे में तोसी करना उनका महज मकसद है, इस वजह से ऑर्डिनेंस। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग इतने ज़्यादा, क्या सिर्फ मेन पॉइंट 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि ये एक शख्सियत जिनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सके इस ऑर्डिनेंस के जरिए, यही मकसद है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं। अगर ये मकसद होता तो जो ऑर्डिनेंस है वो सिंपली ये कह देता कि जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेंगे और प्रेसिडेंट 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और वो सबसे आसान तरीका था। ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो अगर कर देते तो वो अपॉइंटमेंट उनकी हो जानी थी 4 साल के लिए। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। असल में अगर देखा जाए तो ये जो एग्जिस्टिंग कानून था नैब का, उसमें 2 गैप्स थे, 2 बहुत बड़े गैप्स थे। और वो गैप्स ये थे जो उसमें प्रॉब्लम्स थे। जो एक तो ये था कि जो मुशावरत करनी थी, कंसल्टेंसी करनी थी, अगर वो कंसल्टेंसी जो है, जो आप मुशावरत करते हैं, उसमें अगर देर हो जाए और इन द मीन टाइम जो मुद्दत है, जो टेन्योर है चेयरमैन साहब का, वो ख़त्म हो जाए, तो फिर वो चेयरमैन नैब एक तरह सारा काम रोक देता था और वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कानून में कि वो कंटिन्यू करें जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होती। आम जो कानून आप देखते हैं, मसलन ओम्बड्समैन का देखें आप, तो ओम्बड्समैन के कानून में ये लिखा हुआ है कि जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होती वो पुरानी अपॉइंटमेंट चलती रहती है। तो एक तो ये इसमें जरूरी थी बात, क्योंकि कंसल्टेंट सेनेटर साहब इस पे तो ये है ना कि अब अगर मुशावरत जब तक नहीं होगी, जिसके हमें कोई चांसेस नजर नहीं आते, आजकल इस तरह के हालात हैं कि हुकूमत अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय तो नहीं होता, तो फिर कितना अरसे तक वो रहेंगे इस ओहदे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा, मैंने कहा 2 इसमें गैप्स थे कानून में। एक गैप तो जो मैंने बताया, दूसरा गैप ये था जिस पर आपने इशारा किया कि अगर ये जो कंसल्टेशन है, जो मुशावरत है, अगर वो कामयाब नहीं होती और अपॉइंटमेंट का फैसला नहीं हो सकता लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में, तो फिर क्या होगा? उसके लिए भी कानून ने फिर कहा, अमेंडमेंट में ये कहा गया कि अगर ये नहीं होगा तो फिर ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा। जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है हमारी कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुशावरत फेल हो जाए, वो कामयाब ना हो, तो फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी को जाता है मामला। तो नैब ऑर्डिनेंस में भी ये जो अमेंडमेंट आई है, उसमें ये बताया गया है कि अगर ऐसी मुशावरत फेल हो जाए, कामयाब ना हो, लेकिन तो इसका टाइम फ्रेम क्या है अली साहब, इसका टाइम फ्रेम क्या है कि वो कब तक रहेंगे और कब फिर पार्लियामानी कमेटी के पास जाएगा? क्योंकि कंसर्न इस सवाल के पीछे मकसद ये भी है कि ऑपोजिशन बाआवाज़े बुलंद इन चेयरमैन नैब के खिलाफ है। वो समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इनको अभी तक इस्तेमाल किया गया है। तो अगर 2 साल मजीद आपकी हुकूमत है, तब तक मुशावरत ही चलती रहती है, तो फिर उनके लिए तो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद रहेंगे, खतरा भी। जी देखें, हमने इसमें ज़रूर ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं किया, ना इस कानून में टाइम लिमिट हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस इसका ये होगा कि पहले मुशावरत की कोशिश की जाएगी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में, और अगर ये ना सक्सेसफुल हो तो फिर ये स्पीकर के पास जाएगा और स्पीकर फिर एक नेशनल असेंबली में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे। और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी कितनी देर लगाती है, हो सकता है वो महीना लगाए, हो सकता है 2 महीने लगाए,
और अगर वो फिर फैसला फाइनली वो करेंगे। तो ये नहीं है कि नेवर एंडिंग है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम यकीनी तौर पे नहीं दिया गया, आइन में भी नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब बात करते हैं उसका भी टाइम फ्रेम नहीं दिया। तो ये उम्मीद यही रखी जाती है कि जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा तो उसमें एक कंसेंसस बन जाएगा और किसी ना किसी को अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जिस्टिंग चेयरमैन ही अपॉइंट हो सकता है कोई नए अपॉइंट हो जाए, हो सकता है मुशावरत में कोई नया नाम आ जाए। तो ये मेरा ख्याल है, मेरी नजर में तो ये कानून बहुत अच्छा है, बहुत सही है और ये जरूरत थी इसकी। ठीक, यही बात आरर साहब। अब ये जो ताजरों के और सबके ब्यूरोक्रेसी के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो यहाँ पे एड्रेस हो रहे हैं। शाहिद खाकान साहब ने खुद कहा कि उनको और एहसन इकबाल को तो बड़ी आसानी मिलेगी इससे। तो अब यहाँ पे जो हमें अब तक हुकूमत की बात जो वो अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें एक शख्सियत से प्रॉब्लम है, शहबाज शरीफ साहब जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, हमें अपोजिशन लीडर की कुर्सी से मसला नहीं है, उनको हम कंसल्ट करना चाहते हैं, इसीलिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी। तो आप लोगों के फिर अब क्या इसके अंदर बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ होगा? जी अफसा देखिए, ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात है। पहली बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब इज नॉट ए कन्विक्टेड पर्सन। अभी उनके खिलाफ इल्ज़ाम है और वो इल्ज़ाम भी ऐसे हैं कि उन्हें प्राइमा फेशाई सपोर्ट नहीं मिले, बादियों नज़र में वो इल्ज़ामात साबित होते नज़र नहीं आए। तो उन्हें 2 दफ़ा हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने 1 दफ़ा उनकी ज़मानत कंफर्म की है, यानी कि उन्हें अदालतों ने ज़मानत पे रिहा किया। उसी सूरत में करते हैं जब केस में गुंजाइश हो, मेरिट पे हुआ, डिले पे नहीं हुआ। आपको याद है कि अभी इलेक्शन कमीशन में एक केस पेंडिंग है फॉरेन फंडिंग का, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ, और वो अंडर इंक्वायरी है। वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं, यानी कि अगर कोई फैसला इलेक्शन कमीशन से खिलाफ आता है तो वजीर आज़म साहब अपनी कुर्सी से भी जाएंगे, पार्टी की सदारत से भी जाएंगे। तो हमने तो नहीं कभी कहा कि वजीर आज़म जो है वो अलग हो जाए और वो उस मुशावरत का हिस्सा ना बने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों अरकान जो इस वक्त वो मुकदमा सुन रहे हैं वो दोनों उन्हीं के अपॉइंटेड लोग हैं। इसलिए कि जब तक कोई फैसला हो नहीं जाता पेंडिंग केस में आप नहीं कह सकते कि आप इस शख्स को आप नाअहल कर दें और कहें जी मेरे खिलाफ बैठे बिठाए सुबह कोई मुकदमा दर्ज करवा देता है और मुझे कहें कि आपने सेनेट के सेशन में शरीक नहीं होना, आप मुजरम है, क्रिमिनल है। ये कहाँ का इंसाफ है? अली साहब के बारे में हम तोहमत लगा देते हैं और कहते हैं कि जी अब अली साहब इस कमेटी में नहीं बैठेंगे। ये दिस इज इलॉजिकल, दिस इज अनहर्ड ऑफ। ये कभी नहीं इस तरह हुआ। ये एक बिल्कुल ही मैं समझता भूंडी सी मिसाल है। मैं तो समझता था चौधरी फवाद साहब अच्छे खासे कानून को समझने वाले हैं। जवानी में तो उन्होंने बड़ी मेहनत की वकालत में, पता नहीं उधर जाके क्या हो गया उन्हें, वो बिल्कुल ही लॉजिक से बात करना छोड़ गए हैं। ये तो वो असली बजाने वाले इस तरह की बातें करते हैं कि मैं ना मानूं। इसमें कोई कानूनी जवाब नहीं है, ना आईनी ना कानूनी। ठीक, मुल्जिम मुजरिम के फर्क वाली बात हम करेंगे आगे जाके। मैं मानवी वाला साहब, अब इसके अंदर एक ये भी मामलात हैं। वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन के हवाले से हमें अदालतें नैब के ऊपर तनकीद करती थी, हमने हुकूमत कहती है कि इस हवाले से भी तरामीम की हैं। फिर लोगों को यह है कि कौन आके बैठेगा, उसको हटाने का क्या तरीकाकार होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने के तरीकाकार के मुताबिक होगा। इस पूरे ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी चीजें भी हैं जो काबिल कबूल हैं? देखिए, मैं तो अली जफर को यही कहूंगा कि 2 दिन पहले ऑर्डिनेंस निकालने की ये इनको खुद पता है। इनसे आप खुद पूछे, इनको खुद पता है कि कितने ड्राफ्ट बने, कितने प्राइम मिनिस्टर के पास गए, एक भी ड्राफ्ट किसी ऑपोजिशन के बंदे के साथ शेयर किया हो इन्होंने। और इतना हश हश किसी को ना बताएं, कोई ना करें, किसी को किसी से बताएं तक मत कि जी क्या हो रहा है। और सडनली 2 दिन पहले जो है वो ऑर्डिनेंस निकाल दिया जाता है। काम तो इस पे पिछले कुछ महीनों से हो रहा है, मगर द पॉइंट इज कि ऑपोजिशन से बात नहीं करनी, दुनिया से बात कर लेनी है। जिससे मर्जी कंसल्टेशन करने लगे, ऑपोजिशन से किसी से बात नहीं करनी। तो ऑपोजिशन से बात नहीं करनी है तो 1 साइडेड कानून आप जितना भी निकालेंगे, चाहे वो अच्छा भी होगा, उसको सब कंडेम ही करेंगे, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और अली जफर साहब खुद कानूनदान है, ये अच्छी तरह जानते हैं कि विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट डिस्कशन, और ये मकसद ही यही था कि 2 दिन पहले इसको निकालें ताकि हम जो चेयरमैन सर से पैर तक सुनते हैं लोगों को, उसको हम अनलिमिटेड टाइम तक रखें। और कोई इंटेंशन नहीं था इस गवर्नमेंट का।
अच्छा, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके अली जफर साहब से पूछेंगे कि चेयरमैन मुद्दत खत्म होने से कुछ ही लम्हों, कुछ ही दिनों पहले क्यों ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, वही इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में बात हो रही है कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से। इसके जो कानूनी नुक्ते हैं उसके ऊपर तो बात हमारे साथ तीनों जमातों के जो कानूनी माहिरीन भी हैं, रहनुमा भी हैं, उनसे बात हो रही है। हमने कुछ और भी इसके अंदर कुछ बयानात के हवाले से तजाद है उसके हवाले से रब्ता किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त के लिए। ये सवाल किया जा रहा है इस वक्त कि आप कुछ कह रहे हैं, आपने कहा कि किसी सूरत आप वज़ीर आज़म को की तर्जुमानी करते हुए बात बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ किसी किस्म की मुशावरत नहीं होगी, फ़रोग नसीम साहब ने अदरवाइज़ बात की, तो क्या वजह है बयानात नहीं मैच किए इस सिलसिले में? फ़रोग नसीम साहब ने तो कल कह दिया था कि उनकी बात हुई है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने की। कल का आप उनका बीपर देख लेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या। ये वैसे उनके बयान वाज़े तौर पे यही रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं है। उस वक्त भी जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद उनसे रिबटल भी किया गया कि शहबाज साहब, तो उन्होंने कहा हाँ कोई एतराज़ नहीं होगा उसके ऊपर बात करने में। अब यहाँ पे ये ऑपोजिशन सवाल उठा रही है कि आप लोगों का एक शख्सियत के ऊपर इसरार है और उन्हीं की अराउंड आप लोग ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैं ये जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखती हूँ कि जावेद इकबाल साहब ने ऐसा एहतसाब के हवाले से क्या काम किया है कि हुकूमत चाहती है कि बेशक और कुछ हो ना हो वो बैठे रहें कम अज़ कम जब तक दूसरा चेयरमैन नहीं आता। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपकी बात दुरुस्त होती और आपका तासुर सही होता तो फिर हम 4 साल के लिए उनको लगा देते दोबारा। अगर ऑर्डिनेंस ही जारी करना था ना तो हमें क्या प्रॉब्लम थी कि हम उनको लगा देते, तो गवर्नमेंट ने तो नहीं लगाया। हमने तो क्या किया है कि जो अपोजिशन के साथ जो मुशावरत का प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन किया है। पहले जो एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है वो शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन उसके साथ साथ वो नैब के मुल्ज़म है। उनके ऊपर नैब ने 7 अरब 33 करोड़ रुपए का रेफरेंस फाइल कर रखा है। अब शहबाज शरीफ से पूछ के हम ये लगाएं कि अगला तफ्तीशी कौन होगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सबसे बड़ी मिसाल है। लिहाजा हमने क्या किया है, हमने एक फेयर डील दी है कि बजाय इसके कि हम इसको आर्बिट्रेरीली खुद ही अपॉइंट कर दें, हमने कहा जी 6 मेंबर अपोजिशन के होंगे, 6 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे, ये 12 लोग उनमें टाई हो जाएगा तो क्या होगा? 12 लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये बैठेंगे और ये फैसला करेंगे कि चेयरमैन जो है वो कौन होगा। उनमें टाई हो जाएगा तो क्या होगा फवाद साहब? देखिए, अब टाई नहीं होगा। आप जो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है और गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज से हैं, तो सारी पार्टीज जो है वो अपना अपना फैसला। अच्छा, जरा हमें जरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सप्लेन कीजिएगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। आप खुद भी कानूनदान हैं, समझते हैं इन मामलात को, आप मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क क्यों नहीं कर रहे फवाद साहब? देखिए ना, मुल्जिम और मुजरिम में इसलिए फ़र्क नहीं है कि एक तो अगर इंक्वायरी के ऊपर होता तो फिर भी हम कहते हैं कि ये फॉर्मलाइज नहीं हुआ। शहबाज शरीफ तो नैब ने डिक्लेयर कर दिया है ना, उन्होंने एक्यूज उसको, उन्होंने उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 7 अरब 33 करोड़ की करप्शन तो शहबाज शरीफ ने की है, बाकी जो खानदान जो फरार है उसका मामला अलग है। तो उनकी तरफ से तो वो मुकम्मल हतमी तौर के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया। यहाँ पे मामलात और भी बहुत है। अब जिस तरीके से कि अगर फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब का नाम है तो फिर तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं लगा सकते, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस तरीके से समझ नहीं आता। उसकी आपको तो अपनी समझ में थोड़ा बड़ी करनी पड़ेगी ना। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है वो इमरान खान के खिलाफ तो है नहीं, वो तहरीके इंसाफ के खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है वो सिविल प्रोसीडिंग्स है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है ही नहीं। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे इसलिए भी नहीं है कि वहाँ पे कमेटी है, एग्जैक्टली वही प्रोसेस जो हमने अब नैब को दिया है वही प्रोसेस इलेक्शन कमीशन में है, जहाँ पे जो अपोजिशन के और फवाद साहब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन, बिल्कुल आपका ये पॉइंट पहले भी सामने आ चुका है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन, आईनी तौर पे अगर कोई अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठा हुआ है तो फिर उसके अंदर किसी भी मामले के ऊपर एतराज़ कैसे, इससे इसकी कोई पहले मिसाल मिलती है कि इस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है तो ये इस सिलसिले में बात नहीं कर सकता अपोजिशन लीडर? नहीं, तो ये मिसाल भी तो पहली बार ही आई है ना कि एक्यूज जो है
सारी जो अपोजिशन है उसको शर्म करनी चाहिए। तो फिर तो एक्यूज को अपोजिशन लीडर बनना ही नहीं चाहिए था आईनी तौर पे। मैं तो आपसे एग्री करता हूँ। तो आप कह रहे हैं आइन के खिलाफ वर्जी हुई है शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनके? देखिए, कोई इखलाक भी दुनिया में कोई चीज है या नहीं है? कोई भी चीज जो होती है उसकी एक मॉरल ऑथेंटिकेशन होती है, एक लीगल ऑथेंटिकेशन होती है। दुनिया में मुझे बताएं कि जिस शख्स के ऊपर इतने बड़े इल्जामात हों और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के बैठ जाए, अब ये तो खुद अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। दुनिया में तो फिर इल्जामात हो तो वजीर आजम भी नहीं बनते फवाद साहब। हाँ तो ठीक है, कोई वज़ीर आज़म पे इल्जाम नहीं है। किस वज़ीर आज़म पे इल्जाम है जिस पे? अच्छा, आप ये इस पे क्लैरिटी दे दें कि आप और फरोग नसीम साहब एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा वज़ीर आज़म की तर्जुमानी करें। हम इंटरेस्टेड हैं जानने में भी कि वज़ीर कानून किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, वज़ीर कानून भी हमारी वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करें। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। जो कानूनी मामला हैं उस पर हम अली ज़फ़र साहब से बात करें जो इसके नुक्ते हैं मुख्तलिफ इस ऑर्डिनेंस के। अली ज़फ़र साहब अगैन आपकी तरफ ही आएंगे। थोड़ा ज़्यादा वक्त मिल रहा है हुकूमत को, लेकिन मैं मुकम्मल टाइम अपोजिशन को भी दूंगी। एक ये सवाल किया गया कि 2 दिन उनकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ऑर्डिनेंस क्यों? अब इसके अंदर बैक स्टोरी ये है कि चेयरमैन नैब के ऊपर हर तरह के इल्ज़ामात लगे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि एहतसाब के बयानिए के हवाले से उन्होंने ऐसी क्या कामयाबियां सर अंजाम दी हैं सिवाय इसके कि हुकूमत के ऊपर किसी केसेस को टेक अप नहीं किया। ऐसी क्या बात है जो इतने इंटरेस्टेड है उनको बहाल रखने में? देखें, पहले तो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं कि ये तो कहना बड़ा आसान है कि ये ऑर्डिनेंस किसी ख़ास शख्स की अपॉइंटमेंट के लिए बनाया गया है। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने भी वही बात की जो मैंने पहले की कि ये ऑर्डिनेंस अगर ये मकसद होता है इसका, तो फिर ऑर्डिनेंस साफ कह देता कि अपॉइंटमेंट इसकी प्रेसिडेंट कर सकते हैं 4 साल के लिए। और ये इनफैक्ट जब डिबेट हो रही थी तो कुछ क्वार्टर से यही बात हो रही थी कि कंसल्टेशन का प्रोसेस ख़त्म कर दें और ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भी भेजने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अपॉइंट कर देना चाहिए हमें। और उसकी काफ़ी वजूहात बनाई गई थी, वो भी डिस्कस हुआ था। और लेकिन मेजॉरिटी से ये फैसला हुआ कि ऐसी बात नहीं, हमें कंसल्टेशन का प्रोसेस भी करना चाहिए और लीव इट, इसको छोड़ देना चाहिए मुशावरत पे और पार्लियामेंट्री कमेटी पे कौन अपॉइंटमेंट किसकी अपॉइंटमेंट होगी। इसलिए ये कहना कि ये ऑर्डिनेंस किसी खास शख्स के लिए, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं। मैं खुद उस जो हिस्सा था इस कंसल्टेशन का और इस जब ये ऑर्डिनेंस की हो रही थी बातचीत, तो मुझे बिल्कुल मालूम है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो पॉइंट एक, जिसा मैंने कहा, एक था जरूर क्वार्टर में एक तरह से एक बात की गई थी कि इनको अपॉइंटमेंट कर देनी चाहिए ऑर्डिनेंस के जरिए, लेकिन ऐसी बात रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है जी, सही। ये तारड़ साहब, अब ये हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया, वो कह रहे हैं हमें इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं। आप ना कमेंट कीजिए, फिर 1-2 और कानूनी इसके अंदर जो मामला हैं वो भी आप लोगों ने रेस किए हैं वो भी हम फिर अली ज़फ़र साहब के सामने रखेंगे। जी अफसा, देखिए मुझे तो बड़ी शर्म आई है फवाद की बात सुन के कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस हद तक बहक गया है कि उसने रीज़न और लॉजिक से काम लेने ही छोड़ दिया है। अगर ये बात है तो इमरान खान साहब की मिसाल छोड़ दें। इनके सीनियर वजीर जो हैं पंजाब के, वो नैब का रेफरेंस फेस कर रहे हैं, जमानत पे बाहर आए हैं। बाहर आते सार उन्हें दोबारा और दे दिया गया अलीम खान साहब को। सिब्तैन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन पे गलत केस बना, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो भी प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, जेल काट के आए हैं। जिस रोज वापस आए महीने बाद उन्हें और दे दिया गया। परवेज खटक साहब के खिलाफ नैब की इंक्वायरीज चल रही हैं, उन्हें वजारत से नहीं हटाया जा रहा। उनमें इसका मतलब इखलाकियात नहीं है। रिंग रोड में सरवर खान साहब के और दूसरे मामलात में जो हुआ, खुसरो बख्तियार साहब है, उनके खिलाफ असासों का केस चल रहा है। वो भाई कहीं पे तो कोई इखलाकियात की बात करें। और जिस चेयरमैन को आप रखना चाह रहे हैं, जितनी शर्मनाक चीज उनके बारे सामने आई थी, दुनिया का कोई और मुल्क होता वो इस्तीफा दे के चले जाते और इंक्वायरी मांगते। हर चीज को अंडर कारपेट कर दिया गया। ये सारे इखलाकियात जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए और अपोजिशन के लोगों के लिए कुछ ख्याल करेगा, कुछ ख्याल करे, चीजों को चलने दे। लीडर ऑफ अपोजिशन आपने खैरात में नहीं बनाया शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ अपने वोटों से लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनकी जमात को कौमी असम्बली में 82-83 नशिस्तों से अक्सरियत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको एतमाद का वोट दिया लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। छोटी अपोजिशन जमातों ने उनका साथ दिया है। गवर्नमेंट और अपोजिशन में इस वक्त 18-19 वोटों का फर्क है। ये इतने बुलंदो बांग दावे तो ये यकीनन बहुत क्वेश्चनेबल है। जी जी,
हाँ, और हैरत इस बात पे भी है तारड़ साहब के फवाद साहब को ऑन रिकॉर्ड ये बयानात मौजूद हैं, जो तजाद सारा सामने है, लेकिन हमें अफसोस है वजीर इत्तलात हैं वो आकर नहीं मानते जब वो कोई ऐसी बात कर देते हैं, बजाय इसके वो डायरेक्ट अटैक्स करने लगते हैं। तो हम कम अज कम सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से आवाम के सामने उनका जवाब रख सकते हैं। मानवी वाला साहब, अब ये सारे मामला हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आप लोग कहते हैं कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंसेस के जरिए हर काम कर लेती है, लेकिन ऑपोजिशन क्या टफ टाइम देती है पार्लियामान के अंदर इस हुकूमत को, जो वो इतनी आसानी से कामयाब हो जाते हैं हर बार। भाई कामयाब क्या होते हैं, हम हर दफा ऑर्डिनेंसेस को रिजेक्ट करते हैं, उनकी रिजेक्शन फाइल करते हैं, उस पर वोटिंग होती है, ये हारते हैं, ये ले नहीं करते ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट में। आपको पता है ये ले नहीं करते ऑर्डिनेंसेस इसी डर से कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर देखें इस तरीके के ऑर्डिनेंसेस इशू होंगे, और कई ऑर्डिनेंसेस इशूज हैं जो आज तक ले ही नहीं हुए हैं पार्लियामेंट में, तो ये मैंने तो कभी देखा ही नहीं है पार्लियामेंट प्रैक्टिस में कि ऑर्डिनेंसेस इशू हुए हैं और लिखा हुआ है कि जी विद इन सर्टेन टाइम ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट में ले होंगे। ये ले ही नहीं करते, ये इशू करके अपनी ड्रॉ में बंद कर देते हैं ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि ये ऑर्डिनेंस। और इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एविएशन का बिल लाया पार्लियामेंट में, वो सब जगह से क्लियर होके सेनेट की लेजिस्लेशन से क्लियर होके हाउस में आया, और मिनिस्टर खड़ा होके कहता है कि इसके ऊपर तो ऑर्डिनेंस इशू हुआ है और ये पूरा एक्ट जो है वो रीअपील हुआ, किसी को पता ही नहीं। और हमें पता कब चल रहा है, जब हम एक बिल लेके आए। तो इनका बस चले तो ये तो क्योंकि पब्लिक नॉलेज में है कि ये आदमी रिटायर हो रहा है, इनका बस चले तो ये ऑर्डिनेंस इशू करके चुप करके बैठ जाए, किसी को बताए ना कि हमने ये ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, और उसमें जो कुछ कर सकते हैं कर डालें। और ये कई चीजों में इन्होंने किया है, ऑर्डिनेंस इशू करके पीएमसी के अंदर, हर चीज के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्डिनेंस इशू करके। मुझे मानवी वाले साहब, मुझे एक क्विक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं वापस आके अली जफर साहब से पूछूंगी क्यों खामोशी से ऑर्डिनेंसेस लेके आते हैं, और एक जमानत के हवाले से एक जो इसके अंदर शिक है वो 12 बजे रात को ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। ब्रेक के बाद पूछते हैं अली जफर साहब से, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। और हम जफर साहब से थोड़ी, अली जफर साहब कम अज कम हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए कोई जवाब तो देंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है एहतसाब ऑर्डिनेंस के, तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से। अली जफर साहब, बहुत सारे सवालात हैं, अब इसमें कुछ शिकें ऐसी भी हैं जो कि काफ़ी, जिसको मजाका खेज भी कहा जा रहा है। अब आप लोग तो कह रहे हैं कि हमने नैब को ज़मानत का इख्तियार भी दे दिया, लेकिन ज़मानती मचलके उतने होंगे जितने का इल्ज़ाम होगा। तो अब किसी पे अगर अरबों रुपए का इल्ज़ाम है तो अरबों रुपए के ज़मानती मचलके, तो फिर मतलब यही हुआ कि ज़मानत ना होगी। एक ये इशू है, दूसरे पे इशूज़ पे हम आते हैं। आप पहले इसके ऊपर बता दें ये क्या होगा। जी, इस पे तो मेरा बड़ा क्लियर व्यू है जी। मैं इस शिक से एग्री नहीं करता। मेरी नज़र में अगर हमने बेल देनी है, ये वाली जो शिक है इस ऑर्डिनेंस की, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मानत अगर आपने देनी है और आप ये कहें कि उसमें उतनी ही श्योरिटी देनी पड़ेगी जितने का इल्ज़ाम है, तो फिर वो एक तरह से बेल का डिनायल है। वो इस तरह ये है कि आप बेल नहीं देना चाहते, तो ये शिक मेरा ख्याल है गलत है, इससे उड़ाया हुआ है ओरबों में। जी, आप कुछ कह रहे हैं मानवी वाला साहब? नहीं, मैं अली साहब की बात की तायद कर रहा था। अली जफर साहब, इसे कोर्ट्स ने भी उड़ाया हुआ है। ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक्स में आपको याद होगा वो जजमेंट्स हैं शुरू की 89-90। जी, मैंने तो आपको इसमें एक और भी बात जी, अली जफर साहब, मैं आपसे एक और भी है, वो ये कि चेयरमैन नैब जहां चाहेगा वहां से अदालत मुकर्रर की जाएगी, एहतसाब अदालत। इसके हवाले से जरदारी साहब की भी पहले बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे, कराची से उनको इधर आना पड़ता था, दीगर भी हैं, तो ये भी जरा समझाएगा कि इस बात पे इतना इसरार क्यों है? जी देखें, ये तो एक तरह से रिक्वायरमेंट है, और ये ऐसी बात नहीं है जो कि में आई है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे जजमेंट दे के इस चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में भी, जो ट्रांसफर हुआ था जरदारी साहब का केस नैब पिंडी में या कराची से, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये नैब चेयरमैन का हक है, और इसको अब वजाहत कर दी है इस नैब ऑर्डिनेंस में। तो ये लेकिन अली जफर समझा दीजिएगा इसका मकसद, रिक्वायरमेंट यकीनन अगर है और सुप्रीम कोर्ट का भी, मुअज़्ज़ज़ अदालत का भी फैसला मौजूद है, इसका मकसद क्या हो सकता है वैसे? कि मुल्जिम को सिर्फ ये सिचुएशन क्रिएट करना, या हरासमेंट भी कहा जा सकता है कि एक जगह केस है तो वो ऑल द वे पेशावर में है तो सिंध में जाके उसकी समातें हों,
वजह मकसद क्या होता है इसका? जी एक एंगल तो ये आप कह सकती हैं कि इसको हैरेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और जो नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा इसका जो वैलिड मकसद है, जो जायज़ मकसद है, वो ये है कि कई बार होता ये है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो कि अपने इलाके में बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल है और वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को या प्रोसिक्यूशन को, तो फिर उस सिचुएशन में आपके पास हक होना चाहिए कि आप किसी और अदालत में ले जाएं। तो एक जायज़ मकसद भी है और ये एक्चुअली जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर इसको कोई नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करता है तो वो गलत है। ठीक है जी। तारड़ साहब, अब आप लोग कह रहे हैं कि आप अदालत पार्लियामान के अंदर भी इसको चैलेंज करेंगे, पार्लियामान के बाहर किस तरीके से चैलेंज करेंगे आप इस ऑर्डिनेंस को, क्या करेंगे आप लोग? इस पे हमारी और जॉइंट ऑपोजिशन की मुशावरत जारी है। जो बातें आपने की वो अपनी जगह पे, इसमें एक और अहम चीज की गई है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसका तरीकाकार बदला, और उसमें ये पहले भी किया गया। पीछे ये एक बहुत अच्छा कानून इंट्रोड्यूस किया गया जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस के जरिए लाया, फिर उसे बिल कर दिया गया और वो एक्ट है। जफर साहब क्योंकि हमारे लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन हैं, हम अपोजिशन के सारे अरकान तारीफ भी करते हैं कि वो बड़े तहम्मुल से उस कमेटी में थ्रेड बेयर डिस्कशन सुनते और करते हैं। और हमने वहां पर डिस्कशन करके आइडेंटिकल प्रोविजन जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स का रोल खत्म किया गया था, हमने कहा ये आइन मुतसादिम है और गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलके उसको मॉडिफाई किया। उसके बावजूद ये वजीर कानून साहब ने और चौधरी फवाद साहब का शायद ये ब्रेन चाइल्ड है, फिर दोबारा इंटरफेरेंस की है जो जुडिशल मामलात में। तो बहुत सारी चीजें हैं उस पर आपने आज देखा, आज तो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स भी बोल उठी हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट दी और कहा है कि ये बड़ी भयानक हरकत हुई है, ये पार्लियामान को अंडरमाइन करने की कोशिश है और इसके जरिए जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वो इंटरफेरेंस है विद जुडिशियल वर्क, और हम उसको डिसअप्रूव करते हैं और हम अपना लाइन भी देंगे। हम भी इस मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन आप कहते हैं आप लोग भरपूर इसको चैलेंज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर तारड़ साहब, सेनेटर अली जफर साहब और सलीम मानवी वाला साहब। सलीम मानवी वाला साहब ने सवाल उठाया कि ये क्या वजह है कि ऑर्डिनेंसेस लाते हैं उसके ऊपर बहस के लिए क्यों नहीं सामने रखते, छुप छुपा कर क्यों कवानीन सामने लेते। तो ये सवाल हमारा रह गया, आने वाले दिनों में ज़रूर हुकूमत के सामने ये सवाल हम रखेंगे। और तारड़ साहब की बात आपने सुनी, वो कहते हैं जॉइंट ऑपोजिशन। तो हम देखते हैं कि ऑपोजिशन के दरमियान वैसे तो मुश्किल से ही मामलात एक पेज पे नजर आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। देखते हैं इसके ऊपर ऑपोजिशन का क्या रिएक्शन होगा बाकायदा तौर पर। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।